बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स इन बोर्ड, चैप्टर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज इसका लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर एंड पास्ट पेपर्स न्यूमेरिकल ऑफ 2004 एंड 2005। अब देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए हमें पता है कि एसी जो हमारे घरों में आता है उसका वोल्टेज होता है 220 वोल्ट, ठीक है, या कभी ज़्यादा हो तो 230 या 240 वोल्ट भी होता है। अब बहुत सी डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको 220 से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोवेव ओवन है तो उसको 1000, ठीक है, 2000, ठीक है, वोल्ट चाहिए। तो अब इतना वोल्टेज हम उसको कैसे सप्लाई करेंगे, ठीक है। और कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिन्हें कम वोल्टेज चाहिए होता है, यानी 4 वोल्ट चाहिए या 10 वोल्ट चाहिए, जैसे कि हमारा सेल फोन। तो हम उसको कैसे कम वोल्टेज सप्लाई करेंगे। अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो डायरेक्ट पर वर्क नहीं करेगा, और अगर कम वोल्टेज वाली डिवाइस है तो वो डायरेक्ट से क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो अब इस वोल्टेज को, जो एसी का वोल्टेज आ रहा है हमारे पास, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है, ठीक है, वो होती है ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि ये एसी वोल्टेज को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। इसको हम ये भी कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन सर्किट, ठीक है, टू अनदर सर्किट। यानी एक जो होता है इनपुट का सर्किट होता है और एक जो होता है आउटपुट का सर्किट होता है। अब ये किस तरह से कन्वर्जन होती है, किस तरह से एसी वोल्टेज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इसको हम देखते हैं। तो यही ट्रांसफार्मर जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये। और म्यूचुअल इंडक्शन का जो टॉपिक है हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर जो है पहले ज़रूर देख लें कि उसमें हमने क्या पढ़ा था ये। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि 2 कॉइल्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी कॉइल और दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल वो होता है जिसको हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, करंट सप्लाई कर रहे होते हैं, और वहाँ पर करंट चेंज करना पड़ता है हमें, ठीक है। हमें पता है कि अगर करंट कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। जब हम प्राइमरी कॉइल में, ठीक है, कोई सोर्स ऑफ वोल्टेज लगाएंगे और उसमें से करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा इस प्राइमरी कॉइल में, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक सॉलिनॉइड, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, जनरेट हो जाएगी और बाहर इस तरह से, ठीक है, जनरेट होगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है, ये कांस्टेंट होगी, ठीक है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, ठीक है, वोल्टेज जो है उसका नया प्रोड्यूस नहीं होता, तो हमें करंट चेंज करना पड़ता है। तो हमने म्यूचुअल इंडक्शन में क्या देखा था, हमने देखा था कि हमने एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाया था, ठीक है, और उससे करंट को चेंज किया था, इंक्रीज किया था, डिक्रीज किया था, ठीक है। तो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, आ जाता है, प्रोड्यूस होता है। और हम म्यूचुअल इंडक्शन में क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज कर रहे होते हैं, और फिर ईएमएफ किस में देखते हैं, हम सेकेंडरी कॉइल में देखते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। और सेकेंडरी कॉइल जो है वो प्राइमरी कॉइल के क्लोज होता है, हम कहते हैं कि ये नेबरिंग कॉइल है, ठीक है, ये बिल्कुल करीब होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इसमें चेंज हो रही होती है सेकेंडरी कॉइल में। अब ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है, यही है, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस करता है, और इसमें हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे या हम डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक कोर होता है, ठीक है, यानी कि सॉफ्ट आयरन का, ठीक है, आप समझ लें कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ये, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर एक साइड पे क्या क्या है, ठीक है, वायर जो है, कॉपर वायर जो कि इंसुलेटेड है, इसको रैप किया है, ये प्राइमरी कॉइल है। और दूसरी साइड पर जो है, ठीक है, और इसकी क्या होगी, ऑपोजिट जो है इसकी टर्निंग होगी है। तो दूसरी साइड से क्या किया है इसको, ठीक है, इसको हमने रैप किया है, और ये है हमारा सेकेंडरी कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल जो है, ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना होता है, आउटपुट लेना होता है, ठीक है। इसको भी हमने इसी पर कोर पर रैप किया है।
अब प्राइमरी कॉइल जो है, ठीक है, इसकी जो टर्न्स होंगी, ठीक है, एक सर्कल जब कंप्लीट होता है तो एक टर्न होती है, दूसरा कंप्लीट होता है सेकंड टर्न होती है। जितनी भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एनपी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये एनपी जो है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये प्राइमरी कॉइल्स की कितनी टर्न्स हैं? एनपी टर्न्स हैं। प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम डिनोट करते हैं आईपी से, ठीक है। और प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज हम सप्लाई करेंगे, ठीक है, वो होगा वीपी, ठीक है। सेकेंडरी जो कॉइल है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स को हम डिनोट करते हैं एनएस से, ठीक है। और सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो होता है उसको हम डिनोट करते हैं आईएस से। और सेकेंडरी कॉइल का यानी जो हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहा होगा, ठीक है, यहाँ से एक, ठीक है, ये टर्न होगी और एक आपका ये पॉइंट होगा, यहाँ से जो वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी कॉइल में उसको हम बीएस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर जो है, ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, हमें चाहिए कि करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और उससे इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में। तो अगर हम यहाँ पे डीसी देंगे तो डीसी जो है वो एक कांस्टेंट करंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पर वर्क नहीं करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर डीसी के लिए नहीं है, ट्रांसफार्मर किसके लिए होता है? एसी के लिए। क्योंकि एसी जो वोल्टेज होता है उसमें क्या होता है, ठीक है, उसकी किस तरह के आपके पास होता है कि आपके पास इस तरह से, ठीक है, एक वेव फॉर्म होती है, यानी इसका वोल्टेज जो होता है, ठीक है, इसका वोल्टेज 0 से इंक्रीज होगा, ठीक है, फिर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होके फिर 0 हो जाएगा और फिर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी और फिर इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एसी वोल्टेज क्या होता है? एसी करंट क्या होता है कि जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रही होती है, यानी पहले यहाँ से इस तरह से ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, ठीक है, फ्लो करेगा इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, थोड़ी देर के बाद यानी कि जो भी इसका टाइम होता है चेंज होने का, उसके बाद फिर इस तरह से यानी नीचे से ये डायरेक्शन हो जाएगी, इस तरह करंट फ्लो करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें चेंज होती है, ठीक है, ये एक डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है, ये दूसरी डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास एसी होता है। तो अब यहाँ पर करंट जो है अगर हम एसी ले रहे हैं, ठीक है, तो ये करंट ऑलरेडी खुद चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, हमें कोई और डिवाइस या कोई वेरिएबल रजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करंट चेंज हो रहा है, ठीक है, देखें 0 से मैक्सिमम 0 और फिर दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है, 0 से मैक्सिमम और फिर ये डिक्रीज होकर 0। तो अब जब ये करंट चेंज होता है प्राइमरी कॉइल में, ठीक है, एसी है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो भी चेंज होती है और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है और ये सेकेंडरी कॉइल जो है ये इसके नियर होता है, तो इसके अराउंड भी, ठीक है, ये जो पूरा कोर है ना, यहाँ पे इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से ये बन रहा है लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, यहाँ पे भी चेंज होती है, ठीक है, और फिर यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है जो कि हमारा होता है वीएस, ठीक है। अब हमें इंक्रीज करना डिक्रीज करना वो हम आगे देखेंगे कि हमारा क्या मेथड है। तो इस तरह से, ठीक है, हमें आउटपुट पर वोल्टेज मिलता है ये। अब आगे आगे देखें कि हमें इसका फॉर्मूला हम जो ड्राइव करते हैं कि हमें आउटपुट पे जो वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और अगर हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ठीक है, वोल्टेज को, तो उसमें ये जो प्राइमरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं और सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितनी होनी चाहिए उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी वोल्टेज का, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल की और सेकेंडरी कॉइल की, इसका एक रिलेशन होता है। इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे देखें कि ट्रांसफार्मर, ठीक है, यहाँ डेफिनेशन है कि विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। वन सर्किट, ठीक है, यानी फ्रॉम प्राइमरी कॉइल, ये एक सर्किट होगा और दूसरा सर्किट कौन सा होगा? सेकेंडरी कॉइल का सर्किट, ठीक है, जहाँ पे आप इसका आउटपुट जो लेंगे, ठीक है, उससे आप कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी बल्ब या जो भी जैसे को भी आप चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो उससे जो है क्या होगा कि वहाँ पर वो लोड होगा, वो वहाँ पे वोल्टेज ट्रांसफर हो जाएगा। तो और ये क्या करता है? इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एसी वोल्टेज, ये इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है एसी वोल्टेज को।
अब फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम ये देखें कि वोल्टेज जो होगा अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, ठीक है, इसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में क्या होता है कि वोल्टेज जो कि इंड्यूस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा फाई, ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फार्मूला भी हम देख चुके हैं, फैराडेज लॉज जो है हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप उनको जरूर देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर प्राइमरी कॉइल है तो यहाँ पे हम पी लगाएंगे, ये प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज होगा, और एन पी क्या होंगी, प्राइमरी कॉइल की टर्न्स होंगी, और नेगेटिव साइन होता है ड्यू टू लेंजेस लॉ, ठीक है, इसको भी हम देख चुके हैं, यानी कि वोल्टेज इंड्यूस होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, या जो करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में होता है कि वो उस कॉज को जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करता है, ठीक है, ये इस वजह से नेगेटिव हमारे पास साइन आता है ये। फिर वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, ये भी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ठीक है, यानी कि वी एस इज इक्वल टू एन एस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, एस फॉर सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, एन एस होंगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और ये होगा वोल्टेज इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल, माइनस साइन, ठीक है, वो होगा, ठीक है, लेंजेस लॉ की वजह से। अभी क्योंकि बहुत नियर होता है सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल, तो दोनों का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हम सेम लेते हैं, वो अलग नहीं होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने पी और एस नहीं लगाया, जो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वही इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, ठीक है, दोनों का सेम होगा। तो अब इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें, ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम अगर इससे डिवाइड कर दें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से अगर आप डिवाइड करें तो क्या होगा, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा फाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी एस डिवाइडेड बाय वी पी, और यहाँ पे आएगा एन एस डिवाइडेड बाय एन पी, ये रिलेशन आएगा हमें बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2, ठीक है, बाय 1, ठीक है। इक्वेशन 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो रिलेशन आता है वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, ठीक है, यानी ये वोल्टेज का रेशियो आ रहा है और ये टर्न्स का रेशियो आ रहा है, इसको हम कहते हैं एन एस अपॉन एन पी को टर्न्स का रेशियो है ये। इस फॉर्मूले से, ठीक है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें पता है कि प्राइमरी कॉइल को हमने कितना इनपुट वोल्टेज दिया है और सेकेंडरी पर हमने कितना आउटपुट वोल्टेज लेना है, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और प्राइमरी में हमने कितनी नंबर ऑफ टर्न्स ली हैं तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें आउटपुट पर इतना वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स कितनी होंगी, ठीक है, अगर उतनी हम टर्न्स रखेंगे, ठीक है, तो हमें आउटपुट पर, ठीक है, वो वोल्टेज मिल जाएगा जो कि हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की होगी। तो ये फॉर्मूला यूज होता है 4, इसमें देखें आपके पास चीज़ें हैं, इसमें से कोई भी 3 अगर आपको नोन होंगी और एक अननोन होगी तो आप उसको इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होता है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका इनपुट सर्किट होता है ये प्राइमरी कॉइल का होता है और इसका आउटपुट सर्किट होता है वो सेकेंडरी कॉइल का होता है। तो ये जो प्राइमरी कॉइल की, ठीक है, इसमें जो पावर होती है, ठीक है, उसको हम इनपुट पावर कहते हैं, और जो सेकेंडरी कॉइल की जो पावर होती है इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट पावर होती है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर जो पावर हम इनपुट दे रहे होते हैं वो सारी हमें आउटपुट पर नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि हर डिवाइस में क्या हो रहा होता है कि पावर लॉस हो रहा होता है या एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। तो जो एनर्जी लॉस होती है तो फिर हमारी इनपुट जो है वो ज़्यादा होती है और आउटपुट हमेशा उससे हमें कम मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से होता है, ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर ज़्यादा होती है और आउटपुट पावर कम होती है। लेकिन आइडियल जो है अगर हम देखें, ठीक है, आइडियल में तो आइडियल ही होता है, तो यहाँ पे अगर हम आइडियल में देखें फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, उसके लिए हम कहते हैं कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ठीक है। उसके लिए क्या होगा कि इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होगी। और ये हम क्यों ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं ताकि हम देखें कि वोल्टेज का और करंट का क्या रिलेशन है, ठीक है, ये हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर किसकी है, प्राइमरी कॉइल की,
और आउटपुट क्या है सेकेंडरी कॉइल की। तो पावर का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो प्राइमरी कॉइल का है तो ये प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज होगा और ये प्राइमरी कॉइल का करंट होगा, ठीक है। और ये सेकेंडरी के लिए है तो सेकेंडरी का वोल्टेज होगा, यहाँ सेकेंडरी का करंट होगा। ये आउटपुट पावर है और ये इनपुट पावर है, ठीक है। अब इस रिलेशन में अगर हम इस तरह से इसको अरेंज कर लें, ठीक है, यानी वीएस को आप यहाँ पे ले जाएं और आईपी को आप यहाँ ले आएं, तो रिलेशन बन जाएगा वीपी अपॉन वीएस, ठीक है, इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि वोल्टेज, ठीक है, यानी प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल का करंट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज और सेकेंडरी कॉइल का करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि अगर प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज ज़्यादा होगा तो, ठीक है, प्राइमरी कॉइल का करंट कम होगा, ठीक है। अगर सेकेंडरी कॉइल का, ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो सेकेंडरी कॉइल का करंट कम होगा, ठीक है। इस तरह से अगर प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। करंट कम है तो वोल्टेज ज़्यादा, ठीक है, करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज कम। इस तरह से ये रिलेशन हमें समझ में आ रहा है। और हम आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जिस कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा है उस कॉइल में करंट कम फ्लो होगा, ठीक है। और इसका रीज़न हम आगे अभी देखते हैं। इस रिलेशन से एक चीज़ और हमें पता चल रही है कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, ठीक है। यानी वी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस एंड वी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पी। यानी जिस कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा होगा उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होंगी, और जिस कॉइल में वोल्टेज कम होगा उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी कम होंगी। यानी कि अगर हमें सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो हमें सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स जो ज़्यादा करनी होंगी। अब कितनी ज़्यादा करनी होंगी ये हम रिलेशन देख लेंगे, ठीक है। ये हमें यहाँ से डायरेक्ट रिलेशनशिप पता चल गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स। फिर यहाँ पे देखें कि जो कोर होती है, देखिए, जिसके ऊपर वायर को रैप किया जाता है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को, ये कोर जो है, ठीक है, ये यहाँ पे थिन आयरन शीट की फॉर्म में होती है, यानी पूरी सॉलिड नहीं होती है। आयरन की शीट्स होती हैं, लेमिनेटेड होती हैं, एक दूसरे से थोड़ा अलग होती हैं, जिनको बोल्टेड करते हैं, ठीक है। ये बोल्टेड टुगेदर होती हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में भी, तो यहाँ पर ये जो कोर है ये भी मेटालिक है, ठीक है। तो जब इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी कोर के अराउंड, तो कोर में भी इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वोल्टेज इंड्यूस होगा और इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, जिसको हम कहते हैं एडी करंट। उस करंट की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है, और जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ पे हमारी क्या होती है, एनर्जी लूज हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा होता है, पावर का लॉस हो रहा होता है। तो उसको कम करने के लिए एडी करंट्स को या उसकी हीट प्रोड्यूस होने को, इसको मिनिमाइज करने के लिए ये जो कोर होती है शीट की फॉर्म में ली जाती है। तो शीट की फॉर्म में, और ये लेमिनेटेड होने की वजह से इनके बीच में एक हाई रेजिस्टेंस आ जाती है जो एडी करंट्स को बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, कम कर देती है, मिनिमाइज कर देती है। उसकी वजह से फिर ये वाला जो एनर्जी लॉस है, ठीक है, ये बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे देखें कि इनपुट वोल्टेज हमें, ठीक है, इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि हमें एसी फॉर्म में मिला है। आउटपुट भी हमें क्या मिलता है, आउटपुट भी एसी वोल्टेज ही मिलता है, ठीक है। अगर हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो हम किस तरह से शो करेंगे कि यहाँ पे हम इस तरह से शो करेंगे कि ये एक लो वेव फॉर्म होगी और एक क्या होगी, एक हाई वेव फॉर्म होगी, ठीक है। वेव जो होती है, ठीक है, इसका ये वाला जो ये हाइट होती है ये होता है एम्पलीट्यूड, और यही एम्पलीट्यूड शो कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज को। अगर आप ये हाइट कम बनाएंगे तो इसका मतलब है कि वोल्टेज कम है, और अगर हाइट आप इस वेव की ज़्यादा बनाएंगे यानी एम्पलीट्यूड ज़्यादा बनाएंगे तो इसका मतलब है वोल्टेज ज़्यादा है। तो इस तरह से वेव फॉर्म आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, कि हम देखेंगे कि अगर हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल है और ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ से क्या कर रहे होते हैं, इनपुट दे रहे होते हैं, और यहाँ से, ठीक है, आउटपुट ले रहे होते हैं, जो कि आगे किसी भी सर्किट को जा रही होती है, किसी और डिवाइस को जा रही होती है। अब दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें या तो इंक्रीज करना है वोल्टेज या हमें डिक्रीज करना है। तो अगर हमें इंक्रीज करना है तो वो ट्रांसफार्मर होता है
स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या होगा, एसी वोल्टेज को इंक्रीज किया जाएगा, इट इंक्रीजेज द इनपुट एसी वोल्टेज। ठीक है, अब ये जो देखें यहाँ पे क्या है उसी तरह से। ठीक है, आप सिंपल जब डायग्राम बनाएंगे, यानी जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफार्मर का, तो आपको कोर बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह सिंपल डायग्राम बनाएंगे ट्रांसफार्मर की, और एक शो कर देंगे कि ये प्राइमरी कॉइल है और दूसरा शो कर देंगे कि ये सेकेंडरी कॉइल है ये। ठीक है, अब अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब है कि इनपुट पे वोल्टेज कम होगा और हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो आउटपुट पे वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो इनपुट पे आपको इस तरह लो हाइट की वेव बनानी है और आउटपुट पे आपको, ठीक है, इस ज़्यादा हाइट की आपको वेव बनानी है। ये शो करेगा कि वोल्टेज इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेकिन रहेगा एसी, तो यहाँ पे भी वेव बनेगी, यहाँ पे भी वेव बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर, ठीक है, अब इनपुट आप कहाँ दे रहे हैं, इन दो टर्मिनल से। ठीक है, इनके दरमियान, यानी इस तरह से होता है कि समझ लें कि यहाँ पर इस तरह से, और ये एक सर्कल बना देते हैं क्योंकि एसी जो होता है उसका सिंबल इसी तरह से होता है। यहाँ पर ये इस तरह से एक वेव फॉर्म होती है और फिर ये इस तरह से शो करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का आप ये बना सकते हैं। ठीक है, जब आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाएं तो आप शो कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से हम एसी का इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। तो अब हम सपोज, ठीक है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हैं 200 टर्न्स। ठीक है, प्राइमरी पे जो हम वोल्टेज देना है ये है 220 वोल्ट। ठीक है, यानी ये क्या है, ये है आपका एनपी और ये क्या है, ये है वीपी। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें इसको वोल्टेज को इंक्रीज करना है, और यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है, सपोज हम कर लेते हैं, हमें वोल्टेज को डबल करना है। ठीक है, तो 220 का डबल क्या हो जाएगा, 440 वोल्ट। तो सेकेंडरी पर हमें चाहिए 440 वोल्ट, उसके लिए हमें सेकेंडरी पर कितनी टर्न्स होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी समझ लें एक तरह से कैलकुलेशन होती है, और उससे हम जो है फिर अपना, ठीक है, मतलब का ट्रांसफार्मर बना लेते हैं ये। तो वो फार्मूला जो है, ठीक है, हमारा क्या होगा, ये फार्मूला होगा। ठीक है, जो हमने पहले देखा था, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ठीक है, VS कितना है, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज 440 वोल्ट, और VP कितना है, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, ठीक है, 220 वोल्ट। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स NS सेकेंडरी कॉइल की, और प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कितना, 200। ठीक है, अब यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे 200 को मल्टीप्लाई कर दें 440 से, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दें 220 से, तो NS आएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल 400। तो इससे हमें क्या नज़र आ रहा है, इससे हमें नज़र आ रहा है कि अगर हमने वोल्टेज को डबल करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी, ठीक है, हमें डबल करनी पड़ेंगी, यानी कि सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स से डबल होनी चाहिए। अगर डबल होंगी तो वोल्टेज भी फिर आउटपुट पे हमें डबल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 200 टर्न्स हैं और यहाँ पे कितनी है, 400 है, यानी प्राइमरी कॉइल की से डबल हो रही है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और दूसरा ये हमें देखें स्टेप अप में क्या रिलेशन नज़र आता है कि सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज होता है वो ग्रेटर होता है प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से, VP से। ठीक है, VS इज ग्रेटर देन VP। इसी तरह से नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, क्योंकि स्टेप अप है तो सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी और प्राइमरी कॉइल की कम होंगी। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज ज़्यादा होगा और सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज कम होगा। अब करंट इसके ऑपोजिट होता है, जैसे हमने देखा था कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम होगा। तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज, प्राइमरी कॉइल का करंट जो है वो ज़्यादा होगा किसे, सेकेंडरी कॉइल के करंट से। तो करंट का ये रिलेशन आता है कि IP इज ग्रेटर देन IS, करंट इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन करंट इन सेकेंडरी कॉइल। अब इसका रीज़न क्या है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज जो ज़्यादा है तो करंट कम क्यों हो रहा है। ठीक है, नहीं, यहाँ पे वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ टर्न से जो है वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हमने कम ली हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हमने कम ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस जितना भी वायर है उसकी लेंथ कम आ रही है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है लेंथ ऑफ वायर इज स्मॉल, कम है। तो जब लेंथ ऑफ वायर कम है तो इस वायर की रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो जब इस वायर की रेजिस्टेंस कम होगी
तो क्या होगा, करंट जो है ठीक है ये ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी अगर वोल्टेज कम है तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे वोल्टेज जो है ज़्यादा है, ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा है तो यहाँ पे करंट कम होगा। करंट कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है। जब नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है इसका मतलब है यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर ज़्यादा है, लेंथ ऑफ वायर ज़्यादा है तो यहाँ पे इस वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होता है कि करंट फिर कम हो जाता है, तो फिर यहाँ पर करंट कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओम्स लॉ आप अप्लाई नहीं करेंगे कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा होगा या वोल्टेज कम है तो करंट कम होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न जो हैं, ठीक है, इससे करंट कम या ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर ठीक है, जहाँ वोल्टेज कम है, ठीक है, वहाँ पे करंट ज़्यादा होगा, जहाँ वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम होगा। और यहाँ पे हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, उससे भी ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा आंसर इसी तरह से आता है करंट का। उसके बाद सेकंड टाइप होती है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम इससे वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे, एसी वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे। तो जब एसी वोल्टेज को डिक्रीज करना है तो उसमें क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होती हैं और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होती हैं। तो आपने जब इसकी डायग्राम बनानी है तो आपने इसी तरह से शो करना है। ठीक है, गिन के तो नहीं बनाना है आपने कि कितनी है, लेकिन आपने इसमें प्राइमरी में ज़्यादा बनानी है और सेकेंडरी में कम बनानी है। तो इससे किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को। ठीक है, अब प्राइमरी कॉइल पर यहाँ पर अब आप देखें कि ये स्टेप डाउन है तो यहाँ का वोल्टेज जो है, ठीक है, इसकी हम बड़ी वेव बनाएंगे, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, और इसकी छोटी वेव बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो गया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी हाइट को कम बनाना है ये। ठीक है, और रहेगा यहाँ पर एसी। अब हम सपोज कर लेते हैं कि इनपुट पे जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो है हमारा, ठीक है, वो है हमारा कितना, 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट है और यहाँ पर टर्न्स कितनी है, ठीक है, यहाँ पे 1000 टर्न्स। ठीक है, आउटपुट पर जो हमें वोल्टेज चाहिए सेकेंडरी पर, ठीक है, ये हमें चाहिए 22 वोल्ट, यानी कि इनपुट का वीपी जो है 220 है और वीएस चाहिए हमें 22 वोल्ट, यानी 10 टाइम्स हमें कम चाहिए वोल्टेज। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल की 1000 टर्न। अब हमें देखना है कि हमें सेकेंडरी पर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, रखनी है ताकि वोल्टेज 10 टाइम्स कम हो जाए। तो इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर दें, वी एस कितना है 22, वी पी कितना है हमारा, ठीक है, 220, एन एस हम कैलकुलेट करेंगे और एन पी आप पुट कर दें 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 22 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको, ठीक है, 220 से डिवाइड करेंगे, एन एस का आंसर आपको मिलेगा 100। ठीक है, 100 टर्न्स। ठीक है, तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि जितने टाइम्स हमें वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है उतने ही टाइम्स हमें नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है। यहाँ पे हम डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने 10 टाइम्स डिक्रीज करना है वोल्टेज, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी हमें 10 टाइम्स कम रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे अगर 1000 है तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में कितनी टर्न्स होनी चाहिए, 100। ठीक है, तो ये 10 टाइम्स कम हो गई, तो एन एस का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 100 टर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सेकेंडरी का जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वो लेस देन होता है प्राइमरी के वोल्टेज से। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज कम होगा और प्राइमरी का ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी, प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, अब करंट का ऑपोजिट रिलेशन है, तो यहाँ पर प्राइमरी कॉइल का करंट जो है वो कम होगा किससे, सेकेंडरी कॉइल से। ठीक है, प्राइमरी कॉइल का करंट कम होगा, ठीक है, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज ज़्यादा है तो यहाँ पे करंट कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज कम है तो यहाँ पर करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन बनेगा कि प्राइमरी कॉइल का करंट, ठीक है, कम होगा किससे, सेकेंडरी कॉइल के करंट से, आई पी इज लेस देन आई एस। ठीक है, ये रिलेशन होता है, यानी जब आप डिस्क्राइब करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को तो उसमें ये 3 चीज़ें आपने बतानी है, वोल्टेज का रिलेशन भी बताना होता है, नंबर ऑफ टर्न्स को भी बताना होता है और
करंट का रिलेशन भी बताना होता है, ठीक है। तो ये आपने पूरा कंप्लीटली समझ लिया, एक्सप्लेन कर दिया। और ये डायग्राम बनाएंगे आप, तो ये आपने बता दिया कि व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम देखेंगे 2004 के और उसके बाद के 2005 में क्या न्यूमेरिकल्स आए हैं। तो ये पहला जो न्यूमेरिकल है 2004 का, ये है हमारा किससे रिलेटेड, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। और ये हम प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप उस टॉपिक को, ठीक है, उस लेक्चर को ज़रूर देख लें, ठीक है। यहाँ पर अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम, ये प्रोटॉन का मास होता है जो कि आपको गिवन है, बी मूविंग if it is to follow a circular path of radius 2 centimeter in a magnetic field of 0.7 Tesla, charge of proton 1.6 exponent minus 19 coulomb, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यही होता है और प्रोटॉन का चार्ज भी यही होता है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क होता है। तो यहाँ पे वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम है। यानी एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है, उसकी वैल्यू है 0.7 टेस्ला। यानी ये किसकी वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन यानी कैपिटल बी, ठीक है, 0.7 टेस्ला। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रोटॉन एंटर हो रहा है और वो मूव करता हुआ आ रहा है। तो हमें ये मालूम करना है हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन बी मूविंग, यानी उस प्रोटॉन की क्या स्पीड है, ठीक है, जब वो एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वेलोसिटी क्या है जब वो एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में। हमें स्पीड या वेलोसिटी यानी कि हमें वी कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये मास हम लेंगे, ये है स्मॉल m, ठीक है, ये चार्ज है स्मॉल e, ठीक है। और जब प्रोटॉन एंटर होगा, ठीक है, हमें पढ़ा है हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो डिफ्लेक्ट करता है, यानी उसका पाथ जो है वो कर्व, ठीक है, कर्व हो जाता है, ठीक है। कर्व का मतलब एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो प्रोटॉन भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ये ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब हम डाटा बनाते हैं, फिर हम फार्मूला देखेंगे हम कौन सा अप्लाई करें। ये है चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, ठीक है, 0.7 टेस्ला, टेस्ला भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। रेडियस है 2 सेंटीमीटर सर्कुलर पाथ का, सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको हमें मीटर में चेंज करना है। तो हम इसको कैसे करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, 2 को 100 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.02 मीटर, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है किसकी, प्रोटॉन की। अब हमने जे थॉमसन में जो फार्मूला ड्राइव किया था वो होता है चार्ज टू मास रेशो, ठीक है। ये है चार्ज और ये मास, तो E बाय m यानी कि चार्ज टू मास रेशो, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है V अपॉन बी आर। V इज द वेलोसिटी, B इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, R इज द रेडियस, ठीक है, चार्ज एंड मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे ड्राइव करेंगे, ठीक है। आप जो है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास फॉर्मूला कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, आप ये लिखें, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, BeV, ठीक है, आप ये लिखें आप, ठीक है। तो इससे आप जो है ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर v स्क्वायर है, u एक एक v कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और फिर ठीक है m इस साइड पे लेके आ जाएंगे, ठीक है, b इस साइड पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। E बाय m का फॉर्मूला बन जाएगा, E बाय m इज इक्वल टू v अपॉन बी आर, ठीक है। और ये फॉर्मूला किस कंडीशन में है, ठीक है, जब पार्टिकल एंटर हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री के एंगल से एंटर हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पर इन्होंने कोई एंगल मेंशन नहीं किया प्रॉब्लम में, तो अगर कोई एंगल मेंशन नहीं भी किया है
और आपको परपेंडिकुलर भी नहीं बताया है और आपको नॉर्मल भी नहीं बताया है, तो हम सपोज करेंगे ठीक है पार्टिकल ठीक है नॉर्मल एंटर हो रहा है, यानी पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रहा है और थीटा जो है हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर आता है ना BEB साइन थीटा, वो साइन थीटा जो है वो साइन 90 हो जाता है और साइन 91 हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास परपेंडिकुलर है तो फिर हम यहाँ पे साइन थीटा नहीं लिखते हैं, सिर्फ BEB लिख के हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और फॉर्मूला आता है हमारे पास E/m इज इक्वल टू V/BR। अब यहाँ पे हम वेलोसिटी का फॉर्मूला बना लेंगे, BR जो है यहाँ पे लेके जाएं, वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा EBR/m। ठीक है, E है चार्ज, ये चार्ज की वैल्यू पुट की मैंने, ये है B 0.7, रेडियस है 0.02 और ये है मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 एक्सपोनेंट -27। ठीक है, इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इक्वल करें, आंसर आएगा, डिवाइड करें, ठीक है, आपके पास आएगा वेलोसिटी या स्पीड ऑफ प्रोटॉन 1.34 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर आएगा हमारा स्पीड का और यही हमें कैलकुलेट करनी थी। 2004 का सेकेंड न्यूमेरिकल है, द करंट इन अ कॉइल of 500 turns is changed from 0 to 5.43 ampere, thereby producing a magnetic flux of 8.52 exponent -4 Weber. What is the self inductance of the coil? एक कॉइल की बात हो रही है, जब एक कॉइल होता है तो वहाँ पे जो प्रोसेस होता है सेल्फ इंडक्शन का, इसलिए यहाँ पे पूछा आपसे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो एक कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500, जिसको हम N से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक कॉइल है तो इसमें कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, यहाँ पे P और S नहीं लगाना है। ठीक है, उसमें कॉइल में करंट चेंज कर रहे हैं क्योंकि करंट चेंज होने से ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और फिर EMF इंड्यूस होता है। तो करंट चेंज किया है फ्रॉम 0 टू 5.43 एम्पियर। ठीक है, तो करंट का चेंज कितना होगा, डेल्टा I इज इक्वल टू 5.43 माइनस 0। ठीक है, 5.43 में से 0 माइनस करेंगे, या जगह डेल्टा I, मैंने माइनस 0 नहीं लिखा आंसर क्योंकि वही आएगा 5.43, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया डेल्टा I इज इक्वल टू 5.43 एम्पियर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जितना प्रोड्यूस हुआ है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 से इस वैल्यू पर आया है। ठीक है, इनिशियली जब करंट 0 होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 होगा, और करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो कितना होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो होगा 8.52 एक्सपोनेंट -4 वेबर। हमें कैलकुलेट करना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, जिसको हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला ठीक है हम पढ़ चुके हैं ये टॉपिक भी, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। इसका अगर फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख के सॉल्व कर सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस इज गिवन बाय, ठीक है, L इज इक्वल टू N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा I। ठीक है, और फिर आपने नंबर ऑफ टर्न्स पुट कर दी, डेल्टा फाई की वैल्यू पुट कर दी और डेल्टा I की वैल्यू पुट कर दी, आपने इसको मल्टीप्लाई किया और फिर ठीक है इससे डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा 0.07845 और इसका यूनिट क्या होगा, इसका L का यूनिट होता है हेनरी। ठीक है, तो हेनरी में आप आंसर दे दें, कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि आप इसे मिली हेनरी में कन्वर्ट करें, इसी तरह से छोड़ दें। ठीक है, ये आंसर करेक्ट होगा ये। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप उसी तरह से ठीक है ड्राइव करें जिस तरह हम करते हैं। एक होता है इंड्यूस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, यानी इंड्यूस EMF इज इक्वल टू N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। दूसरा फॉर्मूला होता है इंड्यूस EMF का अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, वो होता है इंड्यूस EMF इज इक्वल टू L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। अब ये जो दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। ठीक है, कौन से दो फॉर्मूले होंगे, ठीक है, एक होगा हमारे पास ठीक है N, ठीक है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T, ये होता है अकॉर्डिंग टू ठीक है फैराडेज लॉ। और दूसरा होता है इंड्यूस EMF का फॉर्मूला L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ठीक है, इससे हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है। डेल्टा T दोनों साइड पर
कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा आई यहाँ पे आ जाएगा, ये एल का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है और फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमें यही कैलकुलेट करना था, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अभी क्योंकि स्मॉल नंबर है इसलिए पॉइंट के बाद आपने ज़्यादा डिजिट लिखने हैं। ठीक, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 मैंने डिजिट्स लिखे हैं, तो आप भी पॉइंट के बाद 4 या 5 डिजिट्स लिखें। 2005 का न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये भी हमारे पास जे थॉमसन का है। देखते हैं, अ प्रोटॉन एक्सीलरेटेड थ्रू 1000 वोल्ट्स। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वोल्टेज अप्लाई करके एक्सेलरेट किया जाता है, एक्सेलरेट का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करके, तो इस वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। ठीक है, तो प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू 1000 वोल्ट इज प्रोजेक्टेड नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, टू अ 0.25 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो है 0.25 टेस्ला। एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है नॉर्मली, यानी परपेंडिकुलर, थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, एंटर हो रहा है और प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाया गया है 1000 वोल्ट से। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, ऑन एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब उसको एक्सेलरेट करवा दिया, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, उसके बाद उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी हो गई है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑन एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड होगी ये, और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द प्रोटॉन, क्योंकि जब प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा, और डिफ्लेक्ट करेगा तो एक कर्व पाथ में मूव करेगा। उस कर्व पाथ को अगर हम कंप्लीट करें तो एक सर्कल बनता है। उस सर्कुलर पाथ का हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और हमें चार्ज ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है। ठीक है, हम प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी देख चुके हैं, ये होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन और ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। अब देखें फॉर्मूले हम क्या यूज़ करेंगे, वही यूज़ करेंगे जो हमने जे थॉमसन में यूज़ किए थे। डाटा में देखें वही आएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 1000 वोल्ट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0.25 टेस्ला, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इज गिवन बाय, ठीक है, पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें आगे क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए रेडियस और, ठीक है, हमें जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जे थॉमसन में √2 VE अपॉन m, और ये किस फॉर्मूले से आता है, ये आता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू VE, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये कैपिटल V है। काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिख लेंगे, ठीक है, क्या लिख लेंगे, हाफ mv², तो हाफ mv² लिखेंगे, और जब वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ये फॉर्मूला भी याद नहीं है तो आप यहाँ से इसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी देख लें कि काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो दो तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ mv² से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और VE से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें V भी गिवन है वोल्टेज, और हमें E भी गिवन है, तो हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फार्मूले से भी और हाफ mv² से। ठीक है, दोनों फार्मूले सही हैं और आपके पास चॉइस है, जो आपको इजी लगे वहाँ उससे कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अब देखिए हमने कैसे किया, पहले हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की है, इस फार्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, ये वेलोसिटी के लिए होता है और अंदर जो होता है ये वोल्टेज का होता है। तो वोल्टेज है 1000, ठीक है, ये है चार्ज ऑफ प्रोटॉन और ये है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इन सबको आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा, इसको आपने डिवाइड किया, ठीक है, इससे आंसर आएगा। फिर आप लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, आएगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन 4.377 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ mv²,
और जो फॉर्मूला बताया मैंने BE से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं इसे कैलकुलेट कर रही हूँ। मास है 1.67 एक्सपोनेंट -27 और वेलोसिटी हमने ये कैलकुलेट की है। ठीक है, ये पुट कर दें और यहाँ पे स्क्वायरिंग। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले ये वैल्यू लिखें, इसकी स्क्वायरिंग करें। ठीक है, स्क्वायर की होती है। ठीक है, फिर इक्वल करें। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करें इससे और फिर डिवाइड कर दें 2 से। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट जूल में होता है। ठीक है, आंसर आएगा 1.6 एक्सपोनेंट -16 और ये यूनिट है इसका जूल। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। अब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के लिए वही सेम फॉर्मूला जो भी हमने पहले यूज किया था, E/m का यूज करेंगे। E/m इज इक्वल टू V/VR। अब यहाँ पे देखें कोई साइन थीटा नहीं है क्योंकि पार्टिकल नॉर्मली एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, थीटा इज 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से R का फॉर्मूला बना लें पहले। ठीक है, R को यहाँ पे ले जाएं। ठीक है, M को यहाँ पे ले जाएं, E को यहाँ पे लेके आ जाएं। R का फॉर्मूला बनेगा mv/BE। ठीक है, ये है मास ऑफ प्रोटॉन, ये है वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट की है, ये B है 0.25 और ये है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इक्वल और उसके बाद डिवाइड करें 0.25 से, आंसर आएगा। ठीक है, फिर अगेन डिवाइड करें इससे 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। ठीक है, तो आंसर आ रहा है। फिर ये हमारा एक स्मॉल नंबर है तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स मैंने लिए हैं। ठीक है, तो आप भी इतने ले लें और आखिर का डिजिट आप देखें हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, 7 है, 7 एक लार्ज यूनिट है तो हम इसको ठीक है नहीं डिजिट को छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने आंसर लिखा 0.01827, ये आंसर आ रहा है मीटर में। ठीक है, अब आप इसी को इस तरह से छोड़ दें आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, अगर मेंशन किया है कि आपने सेंटीमीटर में आंसर देना है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, अदरवाइज कन्वर्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर कन्वर्ट करना पड़े आपको तो आप क्या करेंगे, इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इस आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आ जाएगा आपके पास 1.827। ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये दोनों तरह से सही है। रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद है 2005 का जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल है और यहाँ पे है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमें ठीक है पता होना चाहिए कि इनपुट का वोल्टेज ज़्यादा होगा और आउटपुट का वोल्टेज कम होगा, क्योंकि हम स्टेप डाउन में क्या कर रहे होते हैं, वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, और प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी और सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी। ठीक है, ये हमें ओरली पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैविंग 4000 टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स ये है NP। ठीक है, NP 4000 टर्न्स। ठीक है, इज यूज टू कन्वर्ट 4400 वोल्ट टू 220 वोल्ट। ठीक है, इस वोल्टेज को इस वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये इनपुट का है और ये आउटपुट का वोल्टेज है। तो ये VP है और ये क्या है, VS है। तो VP हमारे पास कितना है, ठीक है 4400 वोल्ट और VS लिखेंगे हम 220 वोल्ट। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 90% एंड 9 किलोवाट आउटपुट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एफिशिएंसी है इस ट्रांसफार्मर की 90% और आउटपुट पे जो पावर है ठीक है वो कितनी रिक्वायर्ड है, 9 किलोवाट। ठीक है, इसको हम ठीक है किलो को भी रिमूव करके हम इसे सिंपली वाट में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड यूनिट वाट होता है पावर का। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमिन द इनपुट पावर। ठीक है, हमें इनपुट पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, PI और हमें नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल NS कैलकुलेट करना है एंड करंट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। ठीक है, IP कैलकुलेट करना है और IS कैलकुलेट करना है। ठीक है, डाटा बनाते हैं फिर हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल का आउटपुट का वोल्टेज है। ठीक है, सेकेंडरी का 220 वोल्ट, एफिशिएंसी है 90%।
ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ डेसिमल में। 90 को मैंने डिवाइड किया 100 से। ठीक है, जब आप परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आंसर आएगा 0.9। ठीक है, आउटपुट पे पावर रिक्वायर्ड है 9 किलोवाट। ठीक है, हम इसको सिंपली चेंज करेंगे वॉट में। ये किलो है, किलो को जब हम रिमूव करेंगे तो किलो इक्वल होता है 1000 के। तो किलो की जगह हमें क्या पे लिखना होगा, यहाँ पे 1000। तो हम 1000 लिखेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई होगा 9 से। तो 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9000 वाट। इनपुट पावर कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना था इनपुट पावर। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी हमेशा होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक है, एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, और आउटपुट को हम करते हैं पीओ से नोट करते हैं, इनपुट पावर को हम पीआई से डिनोट करते हैं। आउटपुट पावर जो होती है वो सेकेंडरी कॉइल की इनपुट है, वो प्राइमरी कॉइल की है। ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया एफिशिएंसी को डेसिमल में 0.9, तो यहाँ पे हमें एफिशिएंसी के फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम नहीं लिखेंगे। सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे और हमारे पास ये ठीक है पावर आ जाएगी इनपुट की। ठीक है, लेकिन अगर आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं एफिशिएंसी, यानी आपने कन्वर्ट नहीं किया, आप 90 ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बाय ठीक है क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 90 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस फॉर्मूले में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 लिखेंगे, उससे भी आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इजी हमारे लिए यही होता है, कैलकुलेशन के हिसाब से इजी यही होता है कि हम पहले इसको कन्वर्ट कर लें और फिर यहाँ पे हमारा सिंपल हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पे देखें आउटपुट की पावर मैंने पुट की 9000, एफिशिएंसी 0.9, और हमें कैलकुलेट करना ही है, तो इसको यहाँ पे ले आए और 0.9 को यहाँ पे लेके आए। 9000 को 0.9 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 10000। ठीक है, किस में आ रहा है, वॉट में आ रहा है, तो इनपुट की पावर है 10000। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इनपुट की पावर ज़्यादा होती है और आउटपुट की पावर कम होती है, क्योंकि बीच में एनर्जी के लॉस हो रहे होते हैं, एनर्जी लूज हो रही होती है, तो हमें आउटपुट पे पावर कम मिलती है। ठीक है, पूरी ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसको अगर आप किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहें तो आपने पता है कि 1000 जो है इक्वल होता है किलो के, 3 जीरो हटा दें। ठीक है, ये किलो के इक्वल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 किलोवाट। ठीक है, 10 किलोवाट। ठीक है, लिखना चाहें तो इस तरह लिख दें और इस तरह लिखना चाहें तो ये 10,000 वाट। ठीक है, हमारे पास आ गई इनपुट की पावर। नंबर ऑफ टर्न्स ठीक है इन द सेकेंडरी कॉइल, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशो होता है VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ठीक है, हमें वैल्यूज गिवन है, सेकेंडरी का वोल्टेज है 220 वोल्ट, प्राइमरी का वोल्टेज है 4400, और प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स हैं 4000। ठीक है, 4000 को यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये दो मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर है इसको डिवाइड करें, आंसर आ रहा है 200 टर्न्स। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में कितनी टर्न्स होनी चाहिए, 200 टर्न्स होंगी। ठीक है, तो वोल्टेज जो है रिड्यूस होके आउटपुट पे हमें 220 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक, ये आंसर आ गया सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स का। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है करंट इन द प्राइमरी कॉइल और करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, हमने देखा था, ठीक है, अभी डेरिवेशन हमने देखी थी, हमने एक फॉर्मूला देखा था फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने देखा था कि PI इज इक्वल टू ठीक है PO, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। और फिर हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, ये क्या था हमारे पास, इनपुट पावर जो थी, ठीक है, ये थी हमारे पास हाँ VP IP थी। ठीक है, और ये था हमारे पास आउटपुट पावर थी हमारे पास, ठीक है, VSIS। इससे हमने एक फॉर्मूला, ठीक है, इससे हमारा एक फॉर्मूला आया था जिससे हमने देखा था कि वोल्टेज का करंट का रेशियो क्या होता है। तो ये फॉर्मूला जो है आपने ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं करना है, करंट कैलकुलेट करने के लिए। बहुत से स्टूडेंट
ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, यानी वीपी आईपी इज इक्वल टू वीएस आईएस, और उससे करंट आपका सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखें ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हैं, यानी वो ट्रांसफार्मर जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, ये उसके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर आइडियल है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, या लिखा हुआ है कि 100% एफिशिएंसी है, उस सूरत में ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज बाकी जो ट्रांसफार्मर हैं जिसमें 90% है या 95% है या 99% भी अगर एफिशिएंसी है, तो हम फार्मूला ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़ कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अभी भी हमारे पास जो ट्रांसफार्मर गिवन है न्यूमेरिकल में, उसकी 90% एफिशिएंसी है। ठीक है, यानी ये आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, तो हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे करंट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब हम कौन सा यूज़ करेंगे? हम सिंपल पावर का, ठीक है, फार्मूला यूज़ करेंगे। इनपुट पावर इज इक्वल टू, ठीक है, वीपी आईपी, हमें, ठीक है, पावर मालूम है, हमें वोल्टेज मालूम है, यहाँ से हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। IP इज इक्वल टू पी आई अपॉन वीपी, फार्मूला बनाएं पहले। ठीक है, पी आई कितना था? 10,000, और वीपी कितना है? ठीक है, 4,400, डिवाइड करें, आंसर आएगा 2.27 एम्पियर। ठीक है, इनपुट पे वोल्टेज कितना है देख लें, इनपुट पे वोल्टेज है, ठीक है, 4,400, करंट कितना आ रहा है? 2.27। ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा है, करंट हमारे पास कम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें आउटपुट पे, फॉर करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, आउटपुट पावर है, ठीक है, वी एस आई एस। ठीक है, आई एस का फॉर्मूला बनाया, पी ओ अपॉन वी एस। ठीक है, आउटपुट की पावर कितनी थी? 9 किलो, यानी 9,000 वाट। ठीक है, और आउटपुट पे कितना वोल्टेज था? 220 वोल्ट। हम डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 40.9। ठीक है, 1 में राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, 09 था आखिर में। ठीक है, तो ये आएगा 40.91 एम्पियर। ठीक है, तो आउटपुट पे आप देख लें कि वोल्टेज कम है तो करंट जो है ज़्यादा आ रहा है। तो जो हमने एक रिलेशन देखा था वोल्टेज का करंट का, कि वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर वो चीज़ प्रूव हो रही है हमें कि सेकेंडरी में वोल्टेज कम है तो सेकेंडरी का करंट ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा है तो प्राइमरी में करंट कम है। ठीक है, ये रिलेशन जो है प्रूव हो गया। ठीक, और हमने यहाँ पे जो देखा है ये भी देख लें कि नंबर ऑफ टर्न जो है, क्योंकि स्टेप डाउन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में कम होनी चाहिए, तो सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कम आ रही है। ठीक है, प्राइमरी की 4,000 थी, ठीक है, और सेकेंडरी की कितनी आ रही है? 200 टर्न्स। ठीक है, तो आपने वोल्टेज क्योंकि डिक्रीज करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी की कम होनी चाहिए। तो आंसर जो इस तरह से आपको एक अंदाज़ा होगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है या सही नहीं आ रहा है। तो ये हमने कैलकुलेट करना था। ठीक है, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, ये हमने कंप्लीट कर लिए 2004 एंड 2005 के न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे 2006 से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।